हाँ जी स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने पास जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है हमारा, उसमें हमारे पास फर्स्ट मॉड्यूल है जिसमें हमने पार्टनरशिप के बारे में चीज़ें या अकाउंटिंग सीखनी होती है। तो आज अपन उस पार्टनरशिप मॉड्यूल का जो अपना फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप, तो उसमें से कुछ टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। और जो टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर अप कर रहे होंगे उनका इंडेक्स तुम्हारे पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग अपने पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इन टॉपिक्स के साथ साथ डील करेंगे अपने पास। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हैं आपके पास अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो ये अपन ने 10 टॉपिक यहाँ पे क्या करने कवर अप। इसके साथ मैं आपको जो भी सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस पास ईयर पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आए हों वो भी साथ साथ करवाता रहूंगा जी। तो चलिए देखते हैं अपने पास अपन लोग इसमें जो फर्स्ट वीडियो अपनी इस रिवीजन क्लास की, तो इसमें क्या कुछ कवर अप कर रहे हैं जी। तो अपन सबसे पहले जो पार्टनरशिप से जुड़ी हुई 4 बेसिक टर्म्स होती हैं वो समझेंगे। फिर हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप होता है उसका मीनिंग समझेंगे, डेफिनेशन। फिर उसके बाद हम लोग जी नेचर ऑफ पार्टनरशिप समझेंगे। इसमें हम लोग ये देख रहे होंगे कि जो पार्टनर्स हैं और पार्टनरशिप फर्म है वो दोनों सेपरेट ट्रीट किए जाएंगे या सेम ट्रीट किए जाएंगे, सेम पर्सन। फिर हमारे पास आएगा जी चौथा टॉपिक, अनलिमिटेड लायबिलिटी मीनिंग। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जो पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप फर्म में, उसका मतलब क्या होता है। और इससे जुड़ा हुआ एक 1 मार्क का प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन आया हुआ, उसका आंसर भी देखेंगे कैसे अटेम्प्ट करना है। फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे फिफ्थ टॉपिक की तरफ, दैट इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पे अपन ने क्लास में 5 फीचर पढ़े थे, अपन उनको रिकॉल करेंगे और साथ में उनसे जुड़े हुए जो एमसीक्यूज है वो भी देखेंगे जी। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जी जो पार्टनरशिप डीड है उसके कंटेंट क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी है या आपकी चॉइस है, ये सारी चीजें और उससे जुड़े हुए 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फिर हम लोग अपने पास 7 टॉपिक में कैप्चर करेंगे प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इन द केस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कि अगर मान लो कि एक पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप डीड बनाना है वो मैंडेटरी नहीं होता, रिटर्न बनाओ चाहे orally बनाओ। ठीक है, सो जो दोनों में से आपकी जो चॉइस हो वो बना सकते हो जी। तो अगर ये पार्टनरशिप डीड ही एब्सेंट है तो उस केस में हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजन है वो लग जाएंगे और वो पढ़ने अपन। फिर हमारे पास है जी लोन टू पार्टनर में और लोन बाय पार्टनर में कुछ डिफरेंसेस और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फिर हम लोग चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में सोल पार्टनरशिप के कंपैरेटिवली एक नया अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसकी वजह से हमें इन टर्म्स में भी डिफरेंशिएशन समझना होगा कि चार्ज क्या होता है और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। तो 9 टॉपिक हमारा ये होगा। फिर उसके बाद 10th टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जी अपने पास फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि जी टोटल हम लोगों ने जब पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करनी है तो कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स बनेंगे। जैसे सौ पार्टनरशिप में तो हमने पिछली बारी लास्ट ईयर 3 अकाउंट बनाए थे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, बट यहाँ पे आपके टोटल अकाउंट 5 बनेंगे इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हमने वो देखने कि हमारे अकाउंट कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, सो अभी अपने पास जो फर्स्ट टॉपिक है अपना, सो वहां से करते हैं स्टार्ट। तो आपके पास अगर अपन बात करें तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करा था आपकी क्लासेस में कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, अपना एक छोटा सा अपने यार दोस्तों के साथ एक गैंग बना लेते हैं। ठीक है, सो हमारे गैंग को अगर कोई नाम दे दी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फनी वे में बात करनी हो कि अगर जी कुछ बच्चे हैं और वो हमेशा लास्ट सीट्स पे बैठते हैं तो उनके गैंग को एक नाम देते हैं जी, क्या चीज, बैक बेंचर्स। तो बैक बेंचर्स बेसिकली कलेक्टिवली कुछ लोगों को या कुछ स्टूडेंट्स को कॉल करने का क्या हो गया जी, वे हो गया। ठीक है, सो हमारा जो हमारे दोस्तों के साथ ग्रुप बनता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, गैंग। और उस गैंग का एक पर्टिकुलर क्या हो जाता है, नाम हो जाता है जी। ठीक है, अब ये जो आपस में हम लोगों के पास हमारा एक दूसरे के साथ रिश्ता होता है, इस रिश्तों को अपन क्या बोलते हैं, फ्रेंडशिप। ठीक है, और ये जिन लोगों के बीच में रिश्ता है उनको अपन क्या बोल देते हैं जी, फ्रेंड्स। क्लियर। तो दैट मीन्स कि अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं कि जी अगर इनमें से ये पर्टिकुलर पर्सन मैं हूं तो ये बाकी दो जो सारे जने हैं ये मेरे क्या हो गए जी, फ्रेंड्स। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन क्या हो गए जी अपने पास, फ्रेंड्स। और इनका मेरे साथ जो रिश्ता हो गया तो उसको ऊपर क्या बोल देते थे जी, फ्रेंडशिप। ठीक है, और ये जो हम सभी जनों का एक गैंग हो गया, इसको ऊपर क्या बोल देते थे जी, एक पर्टिकुलर नाम दे देते थे। तो जैसा हमारे पास ये चीजें बचपन में होती हैं वैसी चीजें हम लोग अपने पास बड़े होते भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कि उन्हीं यार दोस्तों के साथ अब अपन मिलके पहले खेलते कूदते थे, अब अपन यहाँ पे बिजनेस करने लग जाएंगे। तो अगर मान लो कि हम लोग अपने पास एक बंच ऑफ पर्संस के साथ मिलके एक बिजनेस करने लग जाते हैं तो हमारे जो नामकरण होते हैं ये थोड़े से चेंज हो जाते हैं। अब जो बंदे हमारे साथ बिजनेस में हैं उन पर्संस को क्या बोला जाता है जी, पार्टनर्स। ठीक है, एंड इनका
आपस में जो रिश्ता तैयार हो जाता है उस रिश्ते को क्या बोला जाता है जी? पार्टनरशिप। ठीक है। और ये जब पार्टनरशिप बनेगी तो ये अपने पास एक फर्म का नाम भी रखेंगे जी, तो जिसको बोला जाता है फर्म नेम। ठीक है। और ये जो कलेक्टिवली जब इन सभी को देखा जाएगा, मतलब कि अगर एक पार्टनरशिप में फॉर एग्जांपल 5 जने मिलके, 5 दोस्त मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उन पांचों को कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा जी? पार्टनरशिप फर्म। इंडिविजुअली तो उन्हें पार्टनर बोला जाएगा, बट कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप फर्म। तो ये है जी एक लैंग्वेज में हमारे पास ये मीनिंग। तो अपन अगर मान लो कि इनको एक टर्म देना चाहिए, अपने पास इन टर्म को डिफाइन करना चाहिए, तो हमारे पास कुछ सेंटेंस मैंने सामने लिख रखे हैं, तो वहां से आपका पढ़ लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, पार्टनर्स कौन होते हैं जी? सो पार्टनर रेफर्स टू दोज पर्संस हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर टू कैरिड आउट ए बिजनेस। सो वो पर्सन जिन्होंने एक पार्टनरशिप में एंटर करा है एक दूसरे के साथ, सो दैट कि एक बिजनेस कैरी कर पाए, तो अपन उन पर्संस को क्या बोल देंगे जी? पार्टनर्स। ठीक है। फिर ये जो पार्टनर्स के बीच एक रिलेशनशिप होगी, इस रिलेशनशिप को क्या बोल दिया जाएगा जी? पार्टनरशिप। क्लियर। और जब अपन इन सभी पार्टनर्स को जो एक साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनको इकट्ठे देखेंगे तो अपन इनको क्या बोल देंगे? पार्टनरशिप फर्म। और ये फर्म का एक नाम होगा जिसको अपन क्या बोल देंगे जी? फर्म नेम। फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर हैं एबीसी, उन्होंने मिलकर अपने पास अपनी फर्म का नाम एबीसीएन कंपनी रख दिया, तो ये हमारे पास एबीसी क्या हो जाएगी? पार्टनरशिप फर्म, और एबीसीएन कंपनी उनका क्या हो गया जी? नाम हो गया। क्लियर। तो ये थे एक लेमन लैंग्वेज में हमें सबसे पहले 4 टर्म समझना। फर्स्ट वन इज पार्टनर, देन पार्टनरशिप, फिर पार्टनरशिप फर्म, फिर हमारे पास फर्म नेम। क्लियर। बट इसमें से एक टर्म ऐसी है जो कि आपको एज पर लॉ डिफाइन करने के लिए कहा जा सकता है एग्जाम में, एंड दैट इज पार्टनरशिप। क्लियर। पार्टनरशिप बोले तो अब यहाँ पे मैंने एक फनी वे में लिखा हुआ है कि जी पार्टनरशिप बोले तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक सेक्शन नंबर 4 है, तो ध्यान रखना है एमसीक्यू के लिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट वर्ड बन सकता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 4। ये हमें बताता है कि जी पार्टनर्स के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है। सो हम लोग पार्टनर्स के बीच के रिश्ते को पार्टनरशिप बोलते हैं, बट इसको डिफाइन करने के लिए सेक्शन नंबर 4 आपको एक सेंटेंस देता है और आपको उसको एज इट इज ही याद करना होगा। तो जी ये सेंटेंस हमारे पास क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन। तो सबसे पहले इस सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट क्या है जी? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन। सो सबसे पहले कीवर्ड क्या होगा जी हमारे पास? रिलेशन। तो पार्टनरशिप बेसिकली क्या है? रिलेशन। जिनके बीच, बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। तो जी उन पर्सन्स के बीच का रिश्ता जो कि अपने पास एंटर करें एक बिजनेस में, सो दैट कि वो उससे जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसको इक्वली या जैसे भी पीएसआर डिसाइड होगा उसमें बांट लेंगे जी। फिर आता है जी आपके पास एक कीवर्ड और, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो अब इसका क्या मतलब है जी? आपके पास आपको ऊपर वाले 2 सेंटेंस का मतलब तो क्लियर हो गया। तीसरे का मतलब है ऑल और एनी, मतलब कि यहाँ पे जो बिजनेस कैरी करेंगे ना वो सारे के सारे जने भी मिलके बिजनेस कैरी कर सकते हैं, या हो सकता है कोई एक बंदा अगर कैपेबल ऑफ डूइंग ऑपरेशंस नहीं है तो बंदा अपने घर पे बैठा रहे और बाकी सारे जने उसके बिहाफ पे काम करते रहे जी। ठीक है। सो जी एक ऐसा पर्सन जो कि घर पे बैठा होएगा तो उसको अपन क्या बोल देंगे? स्लीपिंग पार्टनर या नॉन एक्टिव पार्टनर। क्लियर। तो यहाँ पे जी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इस वाली डेफिनेशन से 2-3 क्रक्स निकल के आते हैं, तो अपन उनको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला तो हमारे पास यही होगा जिसके ऊपर अभी हम लोग एम्फेसाइज कर रहे थे कि जी जरूरी नहीं है अगर 5 बंदे मिलके एक पार्टनरशिप फर्म एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसमें पांचों के पांचों जने काम करें। 3 भी काम कर सकते हैं, 2 भी काम कर सकते हैं, 4 भी काम कर सकते हैं, पांचों के पांचों भी काम कर सकते हैं जी। तो ऑल और एनी ऑफ का मतलब तो है ये। उसके बाद आता है कि ये पार्टनरशिप बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है जी? एक रिलेशनशिप को। और वो रिलेशनशिप किन के बीच एस्टेब्लिश हुई है? कुछ पर्सन्स के बीच में जो आपस में क्या बन रहे हैं? एक दूसरे के पार्टनर बन रहे हैं जी। ठीक है। और इन्होंने पार्टनरशिप करी क्यों है? सो दैट कि एक बिजनेस क्या कर पाए जी? कैरी कर पाए। ठीक है। सो इन्हीं कीवर्ड से हम लोग इस आगे आने वाले स्लाइड में हम लोग अपने पास इनके रिलेशनशिप और फीचर्स तैयार करेंगे, तो इनको ध्यान रखना और आपको इसको क्या करना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज इट इज ही याद करना है। तो होपफुली अपने पास यहाँ पे तुम्हें ये एज इट इज याद होगी जी। सो दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है। अब आता है जी अपने पास कि सर ये आपने अभी एक एक्ट का रेफरेंस दे दिया, क्या हमें पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते टाइम कुछ और एक्ट्स का भी रेफरेंस आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं जी आपके पास।
जब आपके पास आप ये 12th क्लास में पार्टनरशिप वाला मॉड्यूल कर रहे हो तो आपके पास 2 और एक्ट का रेफरेंस आ सकता है। इवन एक और एक्ट का भी आएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। तो आगे चल के मैं क्लैरिफाई कर दूंगा जी उसको। अभी तक के लिए 2 नाम सुन लोगे। सो सबसे पहला तो हमारा हो गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मेनली तो यही लगता है ये। उसके बाद हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 हो सकता है, और एक गार्नर वर्सेस मुरे की केस स्टडी है जो कि एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने के केस में डिसोल्यूशन के टाइम पे लगती है जी। तो गार्नर वर्सेस मुरे फिलहाल आपको करने की जरूरत नहीं है। आप 2 नाम याद रखोगे, एक तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। और मेनली किस एक्ट के प्रोविजन हमें ज्यादा लगेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जी। ठीक है, सो ये था जी हमारे पास जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को लेके हमारी डेफिनेशन थी। तो टॉपिक नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ, तो अभी क्या करना कि वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लेना और इसका आंसर सोचना। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर लिखा हुआ है जी। मैं उतने आपके लिए क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। सो क्वेश्चन है जी आपके पास, यहाँ पे मैंने एक दी हुई है आपको अदर्शन, एंड द अदर्शन इज ईच पार्टनर इज ए प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल ऑफ अदर पार्टनर्स। कहते जी एक पार्टनर जो है ना वो प्रिंसिपल भी होगा पार्टनरशिप फर्म में, और एज वेल एज वो एजेंट भी होगा जी अदर पार्टनर्स के लिए। तो जी एक अदर्शन होगी। नेक्स्ट रीजन आपके पास क्या दिया हुआ है? As per definition of partnership act, partnership business may be carried on by all the partners or any of them acting for all। तो कहते हैं जी पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो सारे के सारे भी कर सकते हैं और कुछ पार्टनर भी कर सकते हैं रिप्रेजेंटिंग देम ऑल। तो जी अब आप दोबारा से डेफिनेशन याद कर लो, और डेफिनेशन से रिलेटेड मैंने आपसे एमसीक्यू पूछा है, आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर देख लोगे जी। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट स्लाइड में अपने पास आंसर दिखाता हूँ। सो होपफुली आप लोगों ने अपने पास वीडियो पॉज करके आंसर ट्राई कर लिया होगा, एंड द करेक्ट आंसर इज बी। बोथ assertion A and reason R is the correct explanation of assertion A। तो जी आपके पास ये क्यों? अब यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया था ना स्टूडेंट, ये एक्चुअल में इससे बिलोंग करता है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो पार्टनर है वो सारे के सारे भी काम कर सकते हैं, और एज वेल एज कुछ पार्टनर क्या कर सकते हैं अपने घर पे रेस्ट कर सकते हैं, और फिर भी वो पार्टनर होंगे जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मान लो जी आपके पास 2 पार्टनर मिलके एक ए और बी पार्टनरशिप फर्म खोल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है ये स्लीपिंग पार्टनर हो जाता है, और जो बी है वो फर्म के सारे ऑपरेशन करता है। कल को जो बी है, बी के ऑपरेशन की वजह से फर्म को लॉस हो जाए, तो क्या ए कह सकता है कि जी मैं तो यहाँ पे बिजनेस ऑपरेशन में इन्वॉल्व था ही नहीं, तो मैं ये लॉस नहीं भुगतता, सिर्फ बी भुगतेगा जी? सो बिल्कुल भी नहीं। ए को वो लॉस का शेयर भुगतना पड़ेगा जी। प्रॉफिट हो जाएगा तो भी वो हिस्सेदार है, अगर लॉस हो जाएगा तो भी हिस्सेदार है। वो क्यों? क्योंकि जब ये बी अपने पास काम करने जा रहा है जी, तो बी एक तरीके से एजेंट बन के काम कर रहा है जी, किसका? पार्टनरशिप फर्म का। मतलब जो ए है, ए का एजेंट बन के बी काम कर रहा है, तो अगर एजेंट कुछ भी करेगा तो उसके लिए प्रिंसिपल इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है जी। तो ये लाइन आपको बोलती है कि जो आपके पार्टनर्स हैं उनके बीच कौन सा रिलेशनशिप बन जाता है जी? प्रिंसिपल और एजेंट का। तो होपफुली इस एमसीक्यू के बाद तुम्हें ये चीज समझ आ गई होगी। क्लियर? तो अब चलते हैं अपने पास अपने नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमने यहाँ पे अभी तक क्या करा कि जो 4 बेसिक टर्म है वो समझी लेमन लैंग्वेज में, हमने एक डेफिनेशन समझी। अब उसके बाद हमारे पास आता है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप है जी, उसमें बेसिकली क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है अपने को, एंड दैट इज कि जो फर्म एंड जो पार्टनर्स हैं वो सेपरेट पर्सन है या फिर नहीं। तो जब यहाँ पे इसके 2 जवाब है। अगर अपन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में हमने लास्ट ईयर 11th क्लास में भी एक कंसेप्ट पढ़ा होता है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। और ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट अपने को क्या बोलता था जी? कि बिजनेस में पैसा लगाने वाले अलग है और बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है जी। तो हम लोग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे भी वही मान के चलेंगे इन केस ऑफ पार्टनरशिप कि जी ये दोनों क्या है? अलग अलग है। पार्टनर्स अलग हैं और पार्टनरशिप फर्म अलग है। हम लोग यहाँ पे अपने पास जो भी हमारे क्लास 12 में पार्टनरशिप के अकाउंट्स हैं उसमें हम लोग बेसिकली हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं जी। किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म की। ठीक है, पार्टनर के बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बना रहे। इसीलिए कभी भी हमारे पास आगे चल के कोई क्वेश्चन आएंगे, जो भी हम लोग आपके अपकमिंग 5-6 चैप्टर कर रहे होंगे, तो उसमें हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें बोलेगा कि जी आपके पास ये जो एंट्री है पार्टनर्स की बुक्स में होनी है,
तो अपन वहां पे अपने आंसर में ये लिख के आएंगे कि हम लोग नो एंट्री, क्योंकि हम लोग पार्टनर के बुक्स ऑफ अकाउंट थोड़ी ना बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं किसकी, पार्टनरशिप फर्म की जी। और ये दोनों अलग अलग है, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स की बुक्स ऑफ अकाउंट अलग बनेगी, फर्म की अलग बनेगी, क्योंकि दोनों जने सेपरेट हैं जी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से। बट हम लोग बात करें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कानून के पॉइंट ऑफ व्यू, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों अलग नहीं है जी, तो ये दोनों क्या है, सेम है। और इसी की वजह से जो गवर्नमेंट है वो पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी वो क्या कर देती है, अनलिमिटेड कर देती है जी। क्लियर। तो होपफुली यहाँ पे तुम्हें जो नेचर एंड स्कोप है वो भी समझ आ गया होगा। तो नेचर में हम लोग दोबारा से इसको रिकॉल करें कि जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या कहता है कि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों क्या है जी, अलग अलग। बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि जो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म है वो दोनों सेम है, तो सेपरेटेड डिस्टिंक्ट नहीं है। तो अगर बाई चांस आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जी व्हाट इज द नेचर ऑफ पार्टनरशिप, तो उसमें आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लिख के आओगे, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर। तो इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक होता है जी पूरा। अब इससे रिलेटेड आप ये जो एमसीक्यू है इसका आंसर सोचो और आंसर करने की कोशिश करो। सो द क्वेश्चन इज पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म आर कंसीडर्ड एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू डैश पॉइंट ऑफ व्यू। तो किस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म सेपरेट और डिस्टिंक्ट ट्रीट करे जाते हैं जी। तो ऑप्शन तुम्हारे सामने इमेजिन कर लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर देता हूँ। सो जी हमारे पास ये जो एमसीक्यू था उसका आंसर क्या है जी, ए बोले तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसमें हम लोग पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म को क्या ट्रीट करते हैं, सेपरेट। क्लियर। तो होपफुली सबका सही अटेम्प्ट हो गया है जी। नेक्स्ट आते हैं कि जी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला सर आपने ये जो रेफरेंस दिया इसका मतलब क्या है जी, व्हाट डज मीन बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। तो आपको ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव। तो अब ये अनलिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है ये समझोगे, तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं, ये हमारे पास इसका हो गया आंसर। So unlimited liability of partners means if a partnership firm's total assets are not sufficient to discharge or settle the outside liabilities of such partnership firm, then partners are liable to settle outside liabilities using their personal assets. Clear? तो ये था जी इसका अपने पास एक सब्जेक्टिव सा आंसर, बट मैं आपको बताता हूँ कि इसको प्रैक्टिकली कैसे समझना है। अब मान लो कि जी दो पार्टनर हैं, एक ए और एक बी, ठीक है। ये अपने पास कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं, इकट्ठे बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इसमें ए जो है ये भी 10 लाख रुपए लगा देता है, बी जो है ये भी 10 लाख रुपए लगा देता है। अब इनके घर में जो इनकी पर्सनल एसेट्स बचती हैं वो बचती हैं 2 लाख की और 1 लाख। इस 20 लाख रुपए को 20 लाख रुपए सॉरी यहाँ पे एक चीज और इमेजिन करनी पड़ेगी। मान लो कि 20 लाख रुपए तो ये अपने लगाते हैं और ये 10 लाख रुपए 10 20 कर लेते हैं। सो ये लोन ले लेते हैं बैंक से 20 लाख रुपए का, ठीक है। सो इन्होंने क्या करा, अपने घर से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी एक पार्टनरशिप फर्म में और 20 लाख रुपए का क्या ले लिया जी, बैंक लोन ले लिया। अब इनकी टोटल एसेट्स कितने की होंगी जी, 40 लाख, ठीक है। तो ये इनकी बैलेंस शीट होगी किसकी जी, पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म में 40 लाख की लाइबिलिटीज होगी, 40 लाख की हमारे पास क्या होगी जी, एसेट्स होंगे, ठीक है। तो बाई चांस मान लो कि आपके पास इस फर्म में इतना तगड़ा लॉस हो जाए किसी वजह से, ये सारे के सारे 40 लाख की जो एसेट्स हैं ये खत्म हो जाए एक मिनट के लिए मान लो। सो 40 लाख का अगर ये लॉस हो जाता है जी उस केस में क्या आएगा, अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो इधर हमारे पास पी एंड एल का क्या आ जाएगा, डेबिट बैलेंस कितने से, 40 लाख। अगर ये लॉस हो जाए और इसका इंश्योरेंस भी ना हो, तो यहाँ पे इस बैलेंस शीट को मैच करने के लिए आप क्या करोगे जी, इधर पी एंड एल का डेबिट बैलेंस क्रिएट कर दोगे 40 लाख से। और ये पी एंड एल का डेबिट बैलेंस आपको पता है कि ये हमारी कोई एसेट नहीं है, ये हमारे क्या है जी, लॉस। तो अब इस पार्टनरशिप फर्म को क्या हो गया जी, लॉस हो गया, ठीक है। अब इनके तो जो 10-10 लाख रुपए घर से लेके आए थे ये तो गए, क्या ये बैंक के भी गए, या बैंक तो अपना लोन वसूलेगा जी, बिल्कुल जी। तो बैंक तो अपना लोन वसूलेगा। तो बताओ कि पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में एसेट क्या बची बेचने को जिससे वो बेच के 20 लाख रुपए दे दे, कुछ नहीं है जी। तो ये जो लोन है ये इनकी पर्सनल एसेट से क्या किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा। तो अगर यहीं पे कंपनी होती तो फिर ए और बी के एसेट्स को हाथ ना लगता जो इनकी पर्सनल एसेट है, क्योंकि कंपनी का जो अपने पास लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट वाला वर्जन होता है कि कंपनी सेपरेट मानी जाती है एज कंपेयर टू दोज हु आर इन्वेस्टिंग मनी इन द कंपनी। तो बट यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप फर्म में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। मतलब अगर के फर्म के लॉसेस जो है वो पूरे सेटल ना हुए किसकी वजह से, फर्म की एसेट से, तो जो उनके घर की एसेट्स बिकेंगी। तो ये होता है
उसका मतलब। तो होपफुली तुम्हें ये अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला भी समझ आ गया होगा। तो ये था जी अपने पास अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब दोबारा से उसका आंसर देख लेते हैं कि उसमें हमने क्या पढ़ा था जी। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म मींस इफ ए पार्टनरशिप फर्म्स टोटल एसेट्स, अगर एक पार्टनरशिप फर्म की टोटल एसेट्स सफिशिएंट नहीं है किस चीज के लिए, आउटसाइड लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए, सेटल करने के लिए, तो उस केस में जो पार्टनर्स हैं वो उस लायबिलिटी को सेटल करेंगे कौन सी एसेट यूज करके, देयर पर्सनल एसेट, मतलब उनके घर पे जो एसेट्स पड़ी होंगी वो सेल आउट करके उस लॉस को या उस आउटसाइड लायबिलिटी को क्या किया जाएगा, सेटल। तो ये था जी हमारे पास अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला सिनेरियो। अब आते हैं कि जी पार्टनरशिप फर्म के क्या क्या फीचर होते हैं जी। तो होपफुली स्टूडेंट यहाँ पे तुम लोगों ने जो भी अभी पार्टनरशिप फर्म के बारे में समझा या ओवरऑल हमने क्लास में समझा, तो उससे तुम्हें ये 5 फीचर बड़े अच्छे से रिटेन भी होंगे, बट मैं दोबारा से इनको करवाता हूँ जी। तो अभी तक भी जो आपने पढ़ा उसके हिसाब से आपको पता लग गया कि अगर पार्टनरशिप फर्म आपको बनानी है तो उसमें कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए जी, 2। क्योंकि अगर एक ही बंदा है जी तो वो तो अपने साथ क्या पार्टनरशिप करेगा। पार्टनरशिप का मतलब ही है रिलेशनशिप बिटवीन वन पर्सन टू अनदर, तो अनदर पर्सन भी तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए पार्टनरशिप फर्म का पहला फीचर आता है कि इसमें कम से कम कितने पार्टनर होंगे, 2। तो यहाँ पे इसका पहला बेसिक फीचर बन गया जी 2 और मोर पार्टनर। तो अब 2 जो है वो तो आपको मिनिमम वाली क्राइटेरिया तो बता देता है जी कि एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 होंगे जी, बट मैक्सिमम कितने होंगे जी। सो मैक्सिमम का आंसर है जी हमारे पास 50। ठीक है, सो एक पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, 50। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात कि ये जो 50 की लिमिट है ना, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगाता। ये कौन सा एक्ट लगाता है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, सो अपने पास जो मिनिमम पार्टनर है वो कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। अब मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ कि इसके ऊपर कंपनीज एक्ट, अब कई स्टूडेंट को क्वेश्चन आ जाते हैं, डाउट आ जाता है कि सर कंपनीज एक्ट क्यों लिमिट लगाता है, या फिर कंपनीज एक्ट कैसे लगा सकता है जी। तो अब इसका मैं तुम्हें रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि आगे चल के मैंने इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे कवर अप भी करा हुआ है कि जो मैक्सिमम नंबर है, मुझे पता था कि किसी का डाउट आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे उसको लिखा हुआ है कि सर कंपनीज एक्ट क्यों बोलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्यों नहीं कहता। एक्चुअल में जो कंपनीज एक्ट है ना, तो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, कहते हैं कि अगर कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो रही है, क्या चीज, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो रही है जी, और उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन में 50 से ज्यादा मेंबर हो रहे हैं, कितने से ज्यादा, 50 से ज्यादा, तो सरकार बोलते है कि भैया आप ना अपने पास क्या बनाओ जी, कंपनी, और उसको मैंडेटरली क्या करवाओ, रजिस्ट्रेशन। उसका मैंडेटरी आपको क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है जी। एक्चुअल में कंपनीज एक्ट सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के ऊपर लिमिट नहीं लगाता हूँ, किसी भी एसोसिएशन के ऊपर लिमिट लगाता है। और वो क्यों, क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म है ना स्टूडेंट, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन करवाए चलाना चाहो तो चला सकते हो, ठीक है। तो उस केस में कुछ लीगल आपको लिमिटेशंस पैदा हो जाती हैं, या कुछ जो सरकार है उसके पास भी कुछ आपको ट्रेस आउट करने के लिए ज्यादा बचता नहीं है। तो सरकार चाहती है कि अगर आप लोग 50 से ज्यादा पर्सन इकट्ठे हो रहे हो और आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट कंप्लायंस पूरी होनी चाहिए, और उसके लिए वो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए आपके ये यहाँ पे लिमिटेशन लगा रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर आप 50 बंदे तक मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो तो ठीक है, बट अगर 50 बंदे से ज्यादा बन रहे हो ना, तो फिर आप कंपनी बनाओ, और वहां पे आपको गवर्नमेंट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाने को बोलेगी, जिससे आपके जो भी ऑपरेशंस या जो भी आपके मैनेजमेंट के अफेयर्स होंगे वो गवर्नमेंट को आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे या पब्लिकली डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। क्लियर। तो इस वजह से ही जो मैक्सिमम वाली लिमिट है ये कंपनीज एक्ट लगा रहा है, ना कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्लियर। तो होपफुली सबको हो गया अगर क्लियर। अब एक बात और ध्यान रखने वाली है आपको कि ये जो पार्टनर्स होंगे ये कॉम्पिटेंटो कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। अब इसमें एक और एक्ट का रेफरेंस आ गया, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसमें जो पार्टीज हैं उसमें 3 क्वालिटीज होनी चाहिए, वो मेजर होनी चाहिए, सारे पर्सन सॉल्वेंट होने चाहिए, और साउंड माइंड के होने चाहिए। तो अगर एक पर्सन में तीनों करेक्टरिस्टिक्स हैं तो आप बोलेंगे कि जी भैया कि वो पर्सन कॉम्पिटेंटो कॉन्ट्रैक्ट है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अदरवाइज नहीं। तो क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म एक डीड के बेसिस पे बनती है, तो जो अपन ये बोलेंगे कि वो बंदे हैं जो डीड है या जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसके ऊपर साइनिंग अथॉरिटी जितनी कॉम्पिटेंसी रखते हो जी, अगर उन्हें कॉम्पिटेंसी नहीं है तो पार्टनर नहीं बन सकते। तो ये इस फीचर में हमारे पास 2-3 मेन पॉइंट आगे जी कि एक तो 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट, और उसके बाद हमारे पास वो कॉम्पिटेंटो कॉन्ट्रैक्ट भी होने चाहिए। बट इसमें एक और बात ध्यान रखने लायक है कि जो एक माइनर है उसको पार्टनरशिप फर्म में
पार्टनर बनाया जा सकता है, बट वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, वो लॉसेस शेयर नहीं करेगा जी। ठीक है, सो माइनर को भी अलाउड है इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। नेक्स्ट फीचर आता है जी हमारे पास पार्टनरशिप फर्म का, कि पार्टनरशिप फर्म जब भी बनेगी तो उसका एक बेस होगा पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड पार्टनर चाहे तो रिटर्न कर ले, चाहे तो ओरल, वो दोनों ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। ठीक है, बट ज्यादातर सुटेबल कौन सा है जी? रिटर्न, क्योंकि कल को आगे चल के फिर उनके लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। बेसिकली पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर पार्टनरशिप की टर्म्स लिखी जाती हैं, और उसमें क्या क्या टर्म्स लिखी जाती हैं ये आगे चल के अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखना है। तो पार्टनरशिप डीड बेसिकली हो गया एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डिफाइन होंगी। ये रिटन भी हो सकता है और ये ओरल भी हो सकता है। तो ये हुआ जी हमारे पास दूसरा फीचर। तीसरा जी हमारे पास बिजनेस होना चाहिए, मतलब जो पर्सन मिलके अपने पास एक बिजनेस वेंचर करने की वो करें, कोशिश करें। अगर उन्होंने कोई चैरिटेबल काम करने की कोशिश करी तो इसको पार्टनरशिप फर्म नहीं बोला जाएगा। इवन उन्होंने मिलके कोई एक आधा एक्टिविटी ट्रांजेक्शन करी तो उसको भी आप बिजनेस नहीं बोलोगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी लिखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे जी कि क्या एक सिंगल ट्रांजेक्शन को बिजनेस बोल दोगे? अब यहाँ पे तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें क्या होता है कि 2 या 3 जने मिलके एक कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन बोले तो ऐसे समझ लो कि कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करें, और पैसे कंट्रीब्यूट करके मान लो कि 5-5 लाख रुपए 3 बंदों ने कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, 15 लाख रुपए कंट्रीब्यूट होगी जी। एक एसेट खरीद ली 15 लाख रुपए में, उसको 21 लाख रुपए में बेच दिया, 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, और वो तीनों ने 2 लाख रुपए इक्वली कंट्रीब्यूट कर लिया। तो इन 3 जनों ने मिलकर सिर्फ अपनी लाइफ में एक ही ये चीज ट्रांजेक्शन करी, क्या इसको बिजनेस मान ले? सो द आंसर इज नो, इसको बिजनेस नहीं माना जाएगा। तो बिजनेस एक तो प्रॉफिट मोटिव के साथ होना चाहिए, और दूसरा उसमें कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजेक्शन होनी चाहिए जी। एक सिंगल ट्रांजेक्शन को आप बिजनेस नहीं मानोगे। तो होपफुली क्लियर हो गया कि बिजनेस का एक डिटेल्ड मतलब क्या है। बिजनेस बोले तो रेगुलर ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, या कॉन्टिन्यूस ट्रांजेक्शंस, और दूसरा वो प्रॉफिट मोटिव के लिए होनी चाहिए। चैरिटेबल पर्पस के लिए हुई तो भी अपोज को पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे जी। नेक्स्ट आता है कि जो भी प्रॉफिट कमाएंगे क्या वो सिर्फ एक पार्टनर का होगा? नहीं जी, वो आपस में शेयर करेंगे। किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बेसिकली होता है कि वो प्रपोर्शन जिसमें पार्टनर जो भी प्रॉफिट होगा उसको बांटा जाएगा जी। लास्ट ये मैंने अभी आपको बता ही दिया कि जो बिजनेस है बाय ऑल बाय एनी ऑफ देम हो सकता है, और इसमें उनका रिलेशनशिप कौन सा बनेगा? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। सब एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होंगे और सब एक दूसरे के एजेंट भी होंगे। जो वहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा उसको एक्टिव पार्टनर बोल देंगे, जो घर पे बैठा रहेगा उसको स्लीपिंग पार्टनर बोल देंगे। तो होपफुली अब तुम्हें ये 5 फीचर हो गए होंगे कवर। अब इन 5 फीचर से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसमें मैंने कुछ तो तुम्हें बता दिए, जैसे कि एक तो जो 50 की लिमिट है ये कंपनीज एक्ट क्यों लगाते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्यों नहीं, ये क्लियर हो गया तुम्हारा। दूसरा है कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये भी मैंने बता दिया कि अगर एक पर्सन माइनर है तो वो एडमिट हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में, बट कुछ सर्कमस्टांस के साथ। अगर वो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हुआ तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। अगर वो इंसॉल्वेंट हुआ तो जी वो इंसॉल्वेंट भी पार्टनर नहीं बन सकता। तो ये पर्सन हो गए जी अनक्वालिफाइड फ्रॉम बिकम ए पार्टनर। फिर है जी इनके बीच कौन सा रिलेशनशिप तैयार होगा? प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब ये वाला पॉइंट रह गया, तो ये वाला लिसन आउट कर लोगे जी कि अगर मान लो कि पार्टनरशिप फर्म में कोई भी बंदे मिलके अपने पास पार्टनर बनते हैं, तो ना वहां पे डीड में लिखा जाता है कि कौन बंदे की क्या ड्यूटीज एंड राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे। ठीक है, कई बार क्या करता है कि कोई पार्टनर अपनी ऑथोरिटी को एक्सीड करके कुछ अनऑथराइज गेन कमा लेता है। ठीक है, मतलब कि मान लो कि हमारी पार्टनरशिप फर्म में एक कैशियर है, वो जो कैशियर है 24 घंटे हमारे पास कैश फर्म का संभालता था, उसने उस कैश को यूज करके अनऑथराइजिंगली कुछ कमा लिया जी। अब इस केस में उसकी लायबिलिटी क्या होगी जी? तो इसमें देखो कि अगर मान लो कि कोई भी पार्टनर ने अनऑथराइजली कोई प्रॉफिट कमा लिया है, तो सॉरी कोई बिजनेस एसेट यूज करी जी, उससे या तो उसको गेन होगा या होगा लॉस। अगर हुआ गेन तो गेन किसका माना जाएगा? फर्म का, और सब उसको क्या करेंगे? शेयर करेंगे जी। बट अगर मान लो हो गया लॉस, तो ये उसका इंडिविजुअल लॉस है, तो ये फर्म का नहीं है। ठीक है, सो पता चला कि यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर लॉस हो गया तो अकेला भुगतेगा, कि भाई तब फर्म वाले बोलेंगे, बाकी पार्टनर बोलेंगे भैया तूने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है जी, क्यों? ऐसा करना ही नहीं था, जब हम आपने आपको जो काम बोला ही नहीं गया आपने वो करा क्यों? तो लॉस खुद भुगतो। बट अगर गेन हो गया तो सब शेयर करने आ जाएंगे, क्या जी भैया ये तो हमारा गेन है, और ये सब में क्या होना चाहिए? शेयर।
तो अगर कोई अनऑथराइज एक्टिविटी होती है तो उसकी लायबिलिटी पार्टनर की ये रहेगी जी। तो इसके साथ हमारे फीचर और उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होपफुली हो गए कवर। अब आते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि जी सर एक ये जो अपने पास पार्टनरशिप डीड बनती है तो इसके कंटेंट क्या होंगे जी। ठीक है, मान लिया कि जब एक पार्टनरशिप फर्म बनेगी तो उसमें एक टर्म्स डिसाइड होंगी और टर्म एक कागज के टुकड़े के ऊपर लिखी जाएंगी, और वो कागज के टुकड़े के ऊपर जब लिखी जाएंगी तो उस कागज के टुकड़े को क्या बोल दिया जाएगा जी, डीड ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखाने की कोशिश करी कि इस तरीके से एक लीगल पार्टनरशिप डीड दिखती है। ठीक है, और इस पार्टनरशिप फर्म के या इस पार्टनरशिप डीड के दो अलग अलग नाम भी है। तो ये आगे चल के आएगा, मैं वहां पे तुम्हें बता देता हूँ। तो एक्चुअली इस पार्टनरशिप डीड को आप एक नाम और दे सकते हो, इसको आर्टिकल ऑफ पार्टी पार्टनरशिप भी बोला जाता है। आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कंपनीज में होता था ना हमारे पास, अपन 11th क्लास के बिजनेस स्टडी में पढ़ा हुआ था। तो इसको आर्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वर्ड यूज होता था कंपनीज के केस में, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं जी। नेक्स्ट आता है आपके पास कि सर इसके कंटेंट क्या होंगे जी। तो इसके कंटेंट बेसिकली एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, बट फिर भी आप पढ़ लोगे। तो मैंने यहाँ पे 5-5 के 3 सेट बनाए हुए हैं इधर। तो उनमें से सबसे पहले आप लोग यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ क्या लिखोगे इसमें, पार्टनर, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस। मतलब यहाँ पे आपको बिजनेस और बिजनेस करने वालों के बारे में उनका नाम पता, क्या उनके बारे में चीजें बतानी है। नेक्स्ट है जी पैसे के बारे में कि सर कैपिटल कौन कितनी लेके आएगा, ड्राइंग कर सकते हो कि नहीं, अगर कैपिटल लेके आए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं, अगर ड्राइंग करें तो उसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी कि नहीं, कोई बंदा अपने घर से लोन लेके आएगा कि नहीं, अगर लेके आएगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा जी। जो वर्किंग पार्टनर होंगे उसको सैलरी मिलेगी कि नहीं, मिलेगी तो कितनी, जो प्रॉफिट होगा वो कैसे बांटना है जी, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला कि जी प्रॉफिट कैसे बटेगा। फिर आते हैं जी एक्टिंग बाय पार्टनर्स, तो ऑपरेशंस कौन कौन करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या रहेगा, और जो बैंक ऑपरेशंस है वो कौन संभालेगा जी। तो यहाँ पे मैंने आपको 15 कंटेंट्स का हिंट दे दिया, तो वैसे बेसिकली आएगा नहीं, अगर आएगा तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, तो आपको इसी तरीके से बस उसके कंटेंट लिख देने हैं जी। क्लियर। तो जब एक पार्टनरशिप डीड बनती है तो उसका मीनिंग और उसका कंटेंट का क्वेश्चन आ सकता है। तो मीनिंग में आप लिख दोगे जी, बेसिकली पार्टनरशिप डीड रेफर्स टू ए रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप। ठीक है, फिर उसके आता है जी इसके कंटेंट में ये जो 15 आपको दिख रहे हैं तो इनमें से कोई भी लिख सकते हो। अब आता है जी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर क्या इस पार्टनरशिप डीड को बनाना मैंडेटरी है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो एज पर लॉ कोई मैंडेटरी नहीं है, बट फिर भी ये एडवाइजेबल है कि आपके जो डिस्प्यूट्स हैं वो अराइज ना हो तो आप इसलिए इसको बना सकते हो। क्लियर। तो ये था आपके पास पार्टनरशिप डीड एंड कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब आते हैं कि सर मान लो कि एक पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर थे तो उनको कॉमर्स के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी या लॉ के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, और उन्होंने बिना पार्टनरशिप डीड के या फिर ऑरल पार्टनरशिप डीड के अपने पास एक पार्टनरशिप डीड बना ली। सॉरी, ऑरल भी अगर हो जाएगी तो वैलिड है। सो आप बोलेंगे कि पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं, उसके बिना ही पार्टनरशिप फर्म चलाने लग गए, तो क्या होगा सर। तो उस केस में सर हमारे पास ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसकी प्रोविजंस ट्रिगर कर जाएंगे। तो अगर कोई पास पर्सन्स अपने पास पार्टनरशिप डीड बनाते ही नहीं है, नहीं बनाएंगे, तो उस केस में अपने पास ये कुछ प्रोविजंस अप्लाई होंगे जी। फॉर एग्जांपल मान लो कि जी पार्टनर्स ने बिना अपने पास ये पार्टनरशिप डीड बनाए काम करना स्टार्ट कर दिया जी, कुछ 1 साल बाद प्रॉफिट हो गया, तो अब सारे के सारे लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं प्रॉफिट ज्यादा कर लेके जाऊंगा, वो कह रहा है मैं ज्यादा लेके जाऊंगा। तो इस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, वो कहता है जी इक्वल बटेगा सब में, कोई किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं चलो ठीक है जी प्रॉफिट इक्वल बांट दो, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो जी। तो जी इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि चलो भागो यहाँ से, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। फिर पार्टनरशिप फर्म कलेक्टिवली कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के नहीं जी, नहीं करना जी। हाँ, बट अगर कोई पार्टनर अपने घर से लोन लेके आया था, लोन बोले तो मतलब कैपिटल भी लेके आया, कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा पैसे लेके आया दूसरे पार्टनर से, जो एक्स्ट्रा पैसा लाया जाता है उसको अपन या तो एडिशनल कैपिटल बोल देते हैं या पर बोल देते हैं लोन। अगर पार्टनर इसको लोन के तौर पे लेके आया तब उसको इंटरेस्ट मिलेगा जी कितना, 6% पर एनएम के हिसाब से। ठीक है, सो ध्यान रखना 6% पर मंथ नहीं है, 6% पर एनएम है। तो अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया तो उस लोन के ऊपर पार्टनरशिप फर्म को 6% पर एनएम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना होगा, चाहे इस बात को पार्टनरशिप डीड में लिखा गया चाहे नहीं लिखा गया, चाहे पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं गई। तो दोनों केस में या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं गया भाई, या फिर पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं गई टोटली, तो दोनों केस में 6% मिलेगा।
नेक्स्ट आता है जी, एक वर्किंग पार्टनर बोल रहा है सर सर मेरे को सैलरी दिलवा दो जी। तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है जी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, चलो भागो कोई सैलरी नहीं मिलेगी जी। हाँ, और अगर मान लो कि आपको एक नया पार्टनर एडमिट करना है तो उसके लिए सभी पार्टनर की सहमति होनी चाहिए। अगर सारे पार्टनर्स की कंसेंट नहीं, एक भी अपने पास मुकर गया या एक भी बंदा नए पार्टनर से ना खुश हुआ तो आप नया पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते जी। क्लियर? तो ये थी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। वो तब ट्रिगर कर जाएंगे जब आपके पास आपने डीड बनाई और इनके बारे में कुछ लिखा नहीं, या फिर आपने डीड ही नहीं बनाई, तो उस केस में ये प्रोविजन ट्रिगर होंगी जी। ठीक है? तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं स्टूडेंट। तो इसके ऊपर जो एमसीक्यू या कैलकुलेशन वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें कई बार स्टूडेंट को ना ये चीज क्लैरिटी नहीं आती कि एक लोन बाय पार्टनर होता है, एक लोन टू पार्टनर होता है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। स्टूडेंट यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे एक मिसकंसेप्शन तैयार कर लेते हैं और उनको समझ नहीं आता। तो अपन इसके समझ के लिए यहाँ पे आगे स्लाइड में ये कुछ अपन ने प्रेजेंटेशन करी है, तो इसको समझते हैं जी। मान लो कि अपने पास इस लेफ्ट हैंड साइड पे अपने पास पार्टनर्स है और इस राइट हैंड साइड पे अपने पास पार्टनरशिप फर्म है जी। ठीक है? अगर पार्टनरशिप फर्म को पैसे की जरूरत है जी, तो रिक्वायरमेंट किसको है? पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कहेगी कि सर जो आप कैपिटल लेके आए थे ना, तो कैपिटल से काम नहीं बन रहा, थोड़ा सा पैसा और लेके आओ। तो अगर कोई सीड बंदा कोई पार्टनर है जी, और वो पार्टनर अपने घर से एक एक्स्ट्रा पैसा उठा के ले आए, बट वो बोले कि जी इसको यूटिलाइज कर लो, जब तुम्हारा काम बन जाए तो मेरे को वापस कर देना, जब मेरा काम बन जाए तब इसको वापस कर देना। तब इसको क्या बोल देंगे जी? इसको बोल देंगे आपका लोन बाय पार्टनर। और ये लोन बाय पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो जाएगा जी? लाइबिलिटी। ठीक है? सो पहला हो गया लोन बाय पार्टनर और दूसरा पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो गया? लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म उधार ले रही है किससे? पार्टनर से। और हमें बुक्स ऑफ अकाउंट किसकी बनानी है इस वाले चैप्टर में या इस पूरे मॉड्यूल में? बुक्स ऑफ अकाउंट हमें बनानी है पार्टनरशिप फर्म की। तो पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में ये क्या बन जाएगा जी? लाइबिलिटी, लोन बाय पार्टनर। तो पार्टनरशिप फर्म ने जब लोन लिया है और इस पैसे को यूज करेंगे, तो इस यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या वजह से इस पार्टनर को क्या देना पड़ेगा? इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जो इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है, ये उसके लिए क्या हो जाएगा जी? एक्सपेंस। इसको पार्टनरशिप फर्म अपने पी एंड एल अकाउंट में खर्चा लिखेगी जी। तो पी एंड एल अकाउंट में ये किधर साइड आएगा? डेबिट साइड। और ये लाइबिलिटी किधर आएगी? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो जी ये है हमारे पास लोन बाय पार्टनर का। और जो 6% अजम्पशन आपको लेनी है ना, वो 6% पर एनम वाली अजम्पशन लोन बाय पार्टनर पे लेनी है, ना कि लोन टू पार्टनर। देखते हैं कि लोन टू पार्टनर का सिनेरियो क्या होता है। तो लोन टू पार्टनर के केस में क्या होता है? यहाँ पे फर्म के पास पैसा सफिशिएंट होता है, बट रिक्वायरमेंट किसकी है जी? पार्टनर। तो अगर पार्टनर को पैसा चाहिए तो पार्टनरशिप फर्म को बोलता है कि पार्टनरशिप फर्म मेरे को एक बार पैसा चाहिए, मेरे को पैसा दे दो। तो पार्टनरशिप फर्म क्या करती है? ये पैसा पार्टनर को दे देती है जी। ठीक है? अब हमें पार्टनर की बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनानी है, तो हमें नहीं पता कि पार्टनर के बुक्स में क्या करना है क्या नहीं। हमें तो बुक्स ऑफ अकाउंट किसकी बनानी है जी? पार्टनरशिप फर्म की। तो बताओ पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में अब ये जो पैसा अपन ने लोन के तौर पे दिए पार्टनर को, इसको क्या लिखें? इसको अपन लिखेंगे एसेट पार्टनरशिप फर्म के लिए। अब ये पैसा पार्टनर यूज करेगा तो उसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म को क्या पे करना पड़ेगा जी? उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो जाएगी? इनकम, क्योंकि पैसा आ रहा है। ठीक है? सो ये पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस में किधर जाएगा जी? क्रेडिट साइड पे। तो ये इनकम जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे, और ये एसेट जाएगी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। बट क्या अगर मान लो पार्टनरशिप डीड में इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना अपन ने रिसीव करना है, ये नहीं लिखा पार्टनरशिप डीड में, तो क्या यहाँ पे 6% पर एनम की assumption लेनी है? ना जी, इधर नहीं। तो आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। तो अगर लोन बाय पार्टनर है, उसका इंटरेस्ट है, उसके ऊपर 6% की assumption लेनी है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर है, तो इसके केस में आपको 0% इंटरेस्ट मिलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ तो। क्लियर? तो ये था जी आपके पास लोन टू पार्टनर और लोन बाय पार्टनर का मसला। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए इधर ये एक डिफरेंशिएशन के लिए डिफरेंस टेबल अभी तैयार कर दिए, तो अब यहाँ से पढ़ सकते हो उसको। और मैंने जो भी पॉइंट थे जो बताए हैं सारे हाईलाइट कर दिए, तो यहाँ से पढ़ लेना और इसको देख लेना जी। जैसे कि लोन बाय पार्टनर है, लोन बाय पार्टनर के केस में जो फर्म है वो पैसा क्या करती है जी? लोन का रिसीव। बट लोन टू पार्टनर के केस में फर्म पैसा दे रही होती है लोन का। और ये जो पैसा पार्टनरशिप फर्म ने लिया है लोन बाय पार्टनर के केस में, उसकी लाइबिलिटी हो जाता है। इसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये जो इंटरेस्ट पे किया उसके लिए क्या हो गया? खर्चा।
और यहाँ पे 6% वाली assumption एप्लीकेबल है। बट अगर लोन टू पार्टनर है तो ये पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में बनेगा एसेट, इसके ऊपर इंटरेस्ट होगा रिसीव, और ये पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में क्या बनेगा, इनकम। बट यहाँ पे आपको 6% वाली assumption नहीं लेनी चाहिए। क्लियर? तो ये था जी दोनों चीजों में डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट आता है जी, अब ये जितने भी आपने कंसेप्ट पढ़े उसको लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला कि जी एक पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है? नहीं। अब आप जब कंपनीज एक्ट वाला मॉड्यूल पढ़ते हो तो आपने वहां पे पढ़ा कि कंपनीज का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट, ठीक है। बट पार्टनरशिप फर्म के साथ ऐसा नहीं है जी। इसीलिए कंपनीज एक्ट इस एओपी के ऊपर या पार्टनरशिप फर्म के ऊपर 50 मेंबर्स की लिमिट लगाता है कि भैया बिना रजिस्ट्रेशन के ना 50 मेंबर तक काम चला लो। 50 के ऊपर जिस दिन क्रॉस हो गए ना उस दिन कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवा लेना, या तो 50 के ऊपर करने ही नहीं, और अगर जाते हैं तो उसको कंपनी बना के रजिस्ट्रेशन करवा लेना, ठीक है। सो ये था जी पॉइंट। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म जो है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये मान लो आपकी कई बुक्स में तो इसका रेफरेंस ही नहीं है जी, कि जो पार्टनरशिप डीड बनती है ना, पार्टनरशिप डीड किस एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है जी? वो बनती है इंडिया में स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपके पास एक ऑथर की बुक में अपने पास मेरे को एक क्वेश्चन दिखा तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया जाए। पार्टनरशिप जो डीड है वो स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होती है जी? ड्राफ्ट होती है। नेक्स्ट है कि आपको पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाने किस पर्सन के पास जाना होता है, एंड दैट पर्सन इज रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। अगर आपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाना पड़ता है, बट अगर आपने फर्म का करवाना है तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होता है जी। फिर पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या जी? पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसोसिएशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सॉरी। सो ये भी मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो इस केस में कौन से एक्ट के प्रोविजन ट्रिगर होंगे? दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसके साथ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जी कवर। नेक्स्ट आता है जी आपके पास कि सर अब हमें, चलो थ्योरी तो कवर होगी, ये भी बता दो कि जो पार्टनरशिप फर्म में हमारे अकाउंट कौन कौन से बनेंगे जी। तो जो आपने सोल पैटर्न में बनाए थे ना जी, तीन तो वही है, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का उसका हमने वहां पे हिंट दे दिया था, बट तुमने बनाया नहीं, जैसे सोल पैटर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो हमें जैसे उससे रिलेटेड एंट्रीज करनी होती है, अकाउंट नहीं बनाते, तो अब आपके लिए एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी नया हो जाएगा और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोबेशन तो नया है ही है। आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा प्रैक्टिकल वो इसी के ऊपर आएगा। जैसे सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करें तो इसमें इस चैप्टर की वेटेज रहेगी अप्रॉक्स 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो मोस्ट प्रोबेबली है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोबेशन अकाउंट बनाना ही पूछेगा तुमसे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट तो जैसे सोल पार्ट का बनाना सीखा था तुमने क्लास 11 में, वैसे ही पार्टनरशिप फर्म का बनाना है। अब तुम्हें इस चैप्टर में मेरे पास यहाँ पे तुम्हारे थ्योरेटिकल टॉपिक हो जाएंगे कवर। तो एक टॉपिक बचा है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं अभी करवाता हूँ। उसके बाद तो हमें इन अकाउंट्स को बनाना स्टार्ट करना, पी एंड एल अकाउंट से लेके बैलेंस शीट तक बनाना सीखेंगे जी, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं सिखा रहा क्योंकि ये ऑलमोस्ट तुम्हारे पास वैसे ही कोई चेंज नहीं है, जैसे सोल पार्ट का ट्रेडिंग बनता है वैसे ही पार्टनरशिप फर्म का बनेगा। तो हम लोग सेकंड से स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और बैलेंस शीट तक सीखेंगे अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में। यहाँ पे सिर्फ मैंने इस लेक्चर में आपको थ्योरी कवर करवानी है जी। तो अब जो थ्योरेटिकल लास्ट टॉपिक है वो कवर अप करनी है। तो अब ये है जी आपके पास कि जब एक पार्टनरशिप फर्म के अपन अकाउंट बनाएंगे, अब आपको पता लग गया कि आपने यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाना है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोबेशन। तो आपने सोल पार्टनरशिप के केस में क्लास 11 में क्या करा था स्टूडेंट, कि आपने पी एंड एल के बाद ना सीधा बैलेंस शीट बना दी थी। अब यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनेगी, आपके पास क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोबेशन। अब इसको बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है या जो रीजन है वो सुन लो। तो सोल पार्टनरशिप में क्या होता था, हम लोगों के पास जो भी प्रॉफिट अपन ने पी एंड एल एप्रोबेशन से जनरेट किया, मान लो कि यहाँ पे अपने पास नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। सो इधर हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। ये नेट प्रॉफिट हमें पता है कि सोल पार्टनरशिप के केस में तो एक ही बंदे गए जो उस कंपनी का मालिक है। तो अपन इस नेट प्रॉफिट को किधर ट्रांसफर कर देते थे जी? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे, कैपिटल में ले जाके क्या कर दिया? प्लस। क्योंकि ये प्रॉफिट सिर्फ एक ही बंदे का है। बट पार्टनरशिप फर्म में क्या चेंज है कि पार्टनरशिप फर्म में तो ये प्रॉफिट जो 50 बंदों का हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50। तो ये जो प्रॉफिट है ये 50 बंदों से बिलोंग करेगा मैक्सिमम। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, मान लो कि एक फर्म ने 10 लाख रुपए कमा लिए, उसमें 50 पार्टनर है, अब उस 10 लाख में सबको एक बराबर थोड़ी ना जाएगा, जा भी सकता है, अलग अलग भी जा सकता है। किसी को इस 50 लाख में सैलरी भी देनी है जिसने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा होगा बिजनेस के ऑपरेशन में, फिर जो बचेगा
उसमें अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह भी देने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी रिसीव करना है। तो अपने को इस प्रॉफिट को बेसिकली 50 बंदों में बांटना है। तो आपने कैसे कैसे बांटा, उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अकाउंट बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेसिकली ये क्या किस लिए बनता है, सो दैट कि हम लोग पार्टनर्स के बीच में हमने प्रॉफिट को, फर्म के प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा है ये दिखा पाए। ठीक है, तो इसलिए बनता है ये। सो द ऑब्जेक्टिव इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। क्लियर, ये था जी उसका ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे आपके पास एक चीज आती है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी खर्चे लिखोगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी खर्चे लिखोगे, तो इसमें डिफरेंशिएट कैसे करोगी कि कौन सा खर्चा आपको उधर लिखना है और कौन सा उधर लिखना है जी। अब इसके लिए हम लोग दो टर्मिनोलॉजी नहीं आ जाती हमारे पास, एक तो चार्ज और एक एप्रोप्रिएशन। चार्जेस जितने भी होंगे वो सारे किधर जाएंगे, पी एंड एल अकाउंट में, और जो एप्रोप्रिएशन जितने भी होंगे वो किधर जाएंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। सॉरी, चार्जेस सारे पी एंड एल अकाउंट में और एप्रोप्रिएशन सारी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब समझते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन क्या है। तो बेसिकली चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या है, ये आपके खर्चे ही, बट आपको एक ऐसा खर्चा जो कि किसी भी कीमत पे करना है, मतलब चाहे फर्म को लॉस भी हो जाए तब भी जो अमाउंट या खर्चा आपको पे करना है ना, उसको बोला जाता है चार्ज। जो भी एक्सपेंस आपने पे करना है जी फर्म इन द इवन इन द केस ऑफ लॉस, तो वो आपके चार्ज और वो अमाउंट आपकी क्या हो जाएगी जी, चार्ज। ठीक है, बट अगर कोई खर्चा ऐसा है जो कि अगर प्रॉफिट हो तभी पे करना है, लॉस हुआ तो पे मत करना। अब तुम लोग कहोगे कि सर ऐसा कौन सा खर्चा हो सकता है जी जो अगर अपने पास प्रॉफिट हो तभी पे करना है, लॉस हुए तो नहीं पे करना। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में कोई आउटसाइडर काम कर रहा है, तो आउटसाइडर को भी अपन ने सैलरी देनी है। वहीं पे पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर भी काम कर रहा है और वो कह रहा है कि भैया मैं सैलरी लूंगा, तो अपन ने कहा ठीक है जी। अब अपन ने सैलरी दोनों बंदों को देनी है। ठीक है, जो आउटसाइडर है, अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म को हो गई जी लॉस, तो आउटसाइडर को बोले कि भैया आउटसाइडर तेरे को तेरी सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि हमें ना प्रॉफिट नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसका रिएक्शन क्या होएगा, अंदाजा लगा सकते हो। ये बोलेगा कि भैया मेरे को तो मेरे क्या चाहिए, पैसे चाहिए, सैलरी। मैंने इसलिए काम थोड़ी ना करा है कि भैया आपके प्रॉफिट हुए तो मेरे को सैलरी दे देना। प्रॉफिट होंगे तो मैं एक्स्ट्रा पैसे लेके जाऊंगा, अगर प्रॉफिट नहीं होंगे तो मैं कम पैसे लेके जाऊंगा। ठीक है, बट मेरे को मेरी सैलरी तो चाहिए। तो क्या आप इस आउटसाइडर को सैलरी के लिए मना कर सकते हो लॉस के केस में? नहीं जी। इस आउटसाइडर की जो सैलरी है ये आपके लिए क्या होगी जी, चार्ज, क्योंकि आप लॉस दिखा के मना नहीं कर सकते। हाँ, बट वहीं पे आपने एक पार्टनर को सैलरी देनी थी, इसको बोलो कि भैया लॉस हो गए हैं तो तेरी सैलरी नहीं मिलेगी तेरे को, हो सकता है ये मान जाए। मानने को तो खैर ये भी नहीं, बट मान लो कि ये मान जाएगा तो ये क्या होगी जी, एप्रोप्रिएशन। अगर ये मान जाए तो कि भैया कि अगर प्रॉफिट हुए तो तेरे को सैलरी मिलेगी, लॉस हुए तो तेरे को सैलरी नहीं मिलेगी, और ये मान गया तो एप्रोप्रिएशन है। बट अगर ये नहीं माना तो इसको भी तुम लोग क्या बोलोगे जी, चार्ज। क्लियर, तो ये है जी दोनों खर्चों में डिफरेंशिएशन, कि जो खर्चे आपको सिर्फ लॉस के केस में पे करने हैं वो क्या होंगे जी, सॉरी, जो खर्चे आपको सिर्फ प्रॉफिट के केस में पे करने हैं वो आपके क्या हो जाएंगे जी, एप्रोप्रिएशन। बट जो लॉस के केस में भी पे करने पड़ेंगे वो आपके क्या होंगे, चार्जेस। तो बेसिकली बस खर्चों का डिफरेंस है। और जनरली क्या होता है स्टूडेंट, कि जनरली जो पार्टनर होते हैं ना वो तो मान जाते हैं कि हाँ जी भैया कोई बात नहीं, प्रॉफिट हुए तो मुझे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह दे देना और अदरवाइज मत देना। तो पार्टनर को जो पेमेंट करनी होती है जनरली अमाउंट, वो क्या होती है, एप्रोप्रिएशन। बट जो बाहर वालों को पेमेंट करनी होती है, आउटसाइडर को, ये क्या होते हैं जी, चार्ज। बाहर वालों को जो पेमेंट करनी होती है ज्यादातर वो आपके लॉसेस प्रॉफिट से मतलब नहीं रखते, वो बोलते हैं जी हमें तो हमारा खर्चा चाहिए चाहिए। तो जी उस केस में बाहर वालों के जो पेमेंट करनी होती है, खर्चे होते हैं, उसको बोला जाता है चार्ज। बट जो पार्टनर्स को पे करने होते हैं वो क्या होती है जी, एप्रोप्रिएशन। बट तीन केस में पार्टनर भी नहीं सुनता जी, तीन केस में पार्टनर भी बोलता है कि मेरे को क्या चाहिए, मेरा पैसा। तो जी वो तीन चीजें क्या है, सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर ने फर्म को दिया जी लोन, उस लोन के ऊपर उसको चाहिए इंटरेस्ट, नहीं छोड़ेगा, कह रहा है चाहे आपको लॉस हो रहा है तो भी मेरे को तो मेरा क्या चाहिए, इंटरेस्ट। तो इसीलिए ये पेमेंट चाहे आपने पार्टनर को करनी है बट फिर भी ये आपके लिए क्या बन जाएगी जी, चार्ज। इसके अलावा अपन एक पार्टनर से मान लो रेंट पे कोई दुकान ली हुई जी, तो जिसमें ये बिजनेस वेंचर कर रहे हैं वो दुकान या ऑफिस पार्टनर का हुआ, तो पार्टनर इसका रेंट भी नहीं छोड़ेगा।
वो कहेगा भैया साडा आके इत्थे रख। तो जी उस केस में आपको रेंट भी पे करना पड़ेगा, चाहे लॉस हो रहा है जी, तो ये रेंट भी क्या बन गया, चार्ज। तो ये जो 2-3 पेमेंट है, आप इनको क्या बोलोगे जी, चार्ज। तो चाहे पेमेंट किसको करनी है, चाहे आपने खर्चा देना है पार्टनर को, बट इन दो खर्चों के मामले में तो नहीं सुनता आपकी, लॉस भी हुआ तो देना पड़ेगा। तो ये जो दो चीजें हैं, चाहे आपको दिखे एप्रोप्रिएशन, बट आपको क्या मानना है, इनको चार्ज मानना है जी। क्लियर। तो ये दो चीजें जब तक अपने पास क्वेश्चन में उल्टा नहीं लिखा होगा, आप इसको क्या मानेंगे, चार्ज। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एंड रेंट टू पार्टनर। और इनको किसमें फेंका जाता है, जितने भी चार्ज होते हैं इनको लिखा जाता है P&L अकाउंट में। बट जो एप्रोप्रिएशन होगी वो किसमें लिखी जाएंगे, वो आपके पास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जी। ठीक है। सो जनरली जो भी पेमेंट आपने पार्टनर्स को करनी होती है उसको पर क्या मानेंगे, इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स या एप्रोप्रिएशन। बट अब ध्यान रखना स्टूडेंट, कई बार कुछ क्वेश्चन में ना आपको एप्रोप्रिएशन को भी चार्ज ट्रीट करने को बोला गया, एप्रोप्रिएशन को भी चार्ज ट्रीट करने को बोला है, तो उस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से करिए। जैसे कि एक क्वेश्चन है, उसमें ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बोलेंगे कि चार्ज ट्रीट कर, पार्टनर को अपने को कुछ ऐसी चीजें पे करनी होती है जिसको एप्रोप्रिएशन मानना होता है जनरली, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पार्टनर्स को, इसको एप्रोप्रिएशन मान लो। सैलरी देनी है, एप्रोप्रिएशन। कमीशन देना है, एप्रोप्रिएशन। बोनस देना पार्टनर को, एप्रोप्रिएशन। रेम्युनरेशन देनी है, ट्रांसफर टू रिजर्व है। तो ये सारी चीजें आपकी एप्रोप्रिएशन होती हैं, आती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन। बट अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल देना कि नहीं इसको आपको चार्ज मानना है, तो आप चार्ज ही मानोगे। और तो चार्ज मानने की वजह से क्या होएगा कि अगर लॉस भी हो रहा है तो आपको इसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये थे आपका चार्ज और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंशियल। तो होपफुली तुम्हें ये भी समझ आ गया होगा। इसके साथ साथ मैंने क्या करा, मैंने इनको डिटेल में समझा भी दिया और तुम्हें डिफरेंशिएशन भी, अगर इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आया तो मोस्ट प्रोबेबली ये पूछा जाएगा कि इनका मीनिंग और इनके डिफरेंशिएशन बता दो। तो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए भी मैंने स्लाइड बना के दे दिया जी, तो इसी तरीके से लिख के आ सकते हो जी। अब बात करते हैं अपने पास के जी, यहाँ पे अपने थ्योरेटिकल टॉपिक हो गए ओवर, जो भी थे। अब तुम लोग इंडेक्स के अकॉर्डिंग चेक कर लो कि क्या हमने सारी बातें समझ ली। इसके बाद मैं क्लास यहाँ पे करता हूँ एक बारी ओवर, और फिर हम लोग अपने पास जो प्रैक्टिकल है नेक्स्ट क्लास से वो स्टार्ट करेंगे जी। ठीक है। सो अब चेक कर लो कि क्या तुम्हें ये समझ आ गया कि 4 बेसिक टर्म कौन सी होती है पार्टनरशिप फर्म में। पहला पार्टनर, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म एंड फर्म नेम। पार्टनरशिप की डेफिनेशन देख ली सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, बिल्कुल जी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। फिर हमारे पास नेचर ऑफ पार्टनरशिप, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेम और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। अनलिमिटेड लायबिलिटी बोले तो घर की एसेट्स भी बिकेंगी। फीचर ऑफ पार्टनरशिप बोले तो 5। पार्टनरशिप डीड बोले तो रिटन डॉक्यूमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बिल्कुल जी पढ़ ली। पीएसआर इक्वल और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 6%। लोन टू पार्टनर और लोन बाय पार्टनर में डिफरेंशिएशन भी समझ लिया होपफुली। चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस भी समझ लिया, और फाइनल अकाउंट कितने बनेंगे 5, ये भी समझ ली। ठीक है। तो इसके साथ हमारा क्रिटिकल टॉपिक्स होते हैं फर्स्ट चैप्टर के ओवर। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग अपने पास इसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।